नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मित्रों, आज के सेशन में मैं आपको हिंदी साहित्य में बार बार आने वाले क्वेश्चन को करवा रही हूं। मैं इन सभी क्वेश्चन से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इस बात का दावा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, परंतु आपको इसके लिए पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आप मुझे मेरी मेहनत का फल देना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? उत्तर होगा 12। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 18 ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 12 ग्रंथ जो हैं वह प्रमाणिक माने जाते हैं। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है रामलला नाहछू, तीसरा बैराग संदीपनी, चौथा वरवे रामायण, पांचवा पार्वती मंगल, छठा जानकी मंगल, सातवां रामाज्ञा प्रश्न, आठवां दोहावली, नौवां कवितावली, 10वां गीतावली, 11वां कृष्ण गीतावली और 12वां है विनय पत्रिका। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी आकृति की दृष्टि से शिलाष्ट योगात्मक भाषा है। प्रश्न संख्या 3, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा जो है वह द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी और द्विवेदी युग की अवधि है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। जिस साहित्य रचना को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा नाटक। मित्रों, जिस साहित्य रचना को हम अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उसे नाटक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, प्राचीन साहित्य शास्त्र में दृश्य काव्य के 2 प्रमुख भेद बताए गए हैं, वह कौन सा है? तो प्राचीन साहित्य शास्त्र में दृश्य काव्य के 2 प्रमुख भेद जो बताए गए हैं वह हैं पहला रूपक और दूसरा नाटक। प्रश्न संख्या 6, साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को दुख, श्रम और शोक से मुक्ति दिलाना है। यह कथन किस आचार्य की है? बहुत सारे आचार्य ने अपने अपने कथन कहे हैं साहित्य के उद्देश्य के बारे में, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को दुख, श्रम और शोक से मुक्ति दिलाना है। और यह भरत मुनि जो थे वह आचार्य भरत मुनि संस्कृत के आचार्य थे। प्रश्न संख्या 7, मुक्तक का अभिप्राय क्या है? मुक्तक का अभिप्राय क्या है? तो मुक्तक का अभिप्राय होता है पहले या बाद के सभी संदर्भों से मुक्ति। मित्रों, मुक्तक का अर्थ आप लोग जान गए होंगे, जानते हैं? चलिए बताती हूँ। मुक्तक काव्य कविता का वह प्रकार होता है जिसके एक छंद में कही हुई बातों का दूसरे छंद में कही गई बातों से कोई संबंध नहीं होता है। कबीर एवं रहीम के दोहे भी मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 8, मुक्तक काव्य के 2 प्रमुख रूप में कितने रूप प्रचलित हैं? मुक्तक काव्य के मुख्य रूप में कितने रूप प्रचलित हैं? तो मुक्तक काव्य की मुख्य रूप से 2 रूप प्रचलित हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अर्थात मुक्तक काव्य के प्रमुख रूप से 2 रूप प्रचलित हैं। प्रश्न संख्या 9, गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है और मुंशी प्रेमचंद जी की एक अधूरी रचना है, उसका नाम मंगलसूत्र है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की एक अधूरी रचना का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा मंगलसूत्र। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ। भारतेंदु युग का समय है। मित्रों, भारतेंदु युग का क्या समय है? तो 1868 से 1900 तक की अवधि भारतेंदु युग का समय है।
मित्रों, ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी। इस गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है और वो सोपान निम्नलिखित हैं। पहला, पूर्व भारतेंदु युग, अर्थात भारतेंदु युग से पहले का युग, और इसे हम प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अवधि है 13वीं सदी से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग, जिसे नवजागरण काल के नाम से जानते हैं। इसकी अवधि है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और तीसरा है द्विवेदी युग, जिसकी अवधि है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग। शुक्ल युग को हम लोग छायावादियों के युग के नाम से जानते हैं। इसकी अवधि है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और पांचवा है शुक्लोत्तर युग, जिसे हम छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। इनकी अवधि है 1938 ईस्वी से अभी तक। मित्रों, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि अभी किस युग है, कौन से युग में हम लोग साहित्य का कौन सा युग है, तो आंसर होगा शुक्लोत्तर युग, या शुक्लोत्तर युग नहीं हो करके छायावादोत्तर युग होगा, तो वह भी सही होगा। हिंदी के किस काल में अधिकांश मुक्तक काव्य की रचना हुई है? प्रश्न संख्या 11 है कि हिंदी के किस काल में अधिकांश मुक्तक काव्य की रचना हुई है। तो मुक्तक काव्य के बारे में बता चुकी हूँ मैं। तो हिंदी के में अधिकांश मुक्तक काव्य की रचना जो हुई है वह रीति काल में हुई है। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास प्रथमतः किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह लिखा गया है। और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? उनका एक इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? तो इसका भी जवाब होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो थोड़ा सा हेरफेर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की खोज किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 13, भारत की खोज किसकी कृति है? तो भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कृति है। इसकी रचना उन्होंने 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था और बाद में इसे हिंदी और अन्य सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं कि पंडित नेहरू ने कितने महीने में या कितने अवधि के अंतर्गत इस पुस्तक की रचना की? तो 5 महीने में। कितने महीने में मित्रों? 5 महीने में जेल में रह करके इन्होंने भारत की खोज जो है यह कृति की रचना की थी। और इस पुस्तक को नेहरू जी ने कहाँ लिखा था? तो अहमदनगर की जेल में लिखा था। और इस पुस्तक को नेहरू जी ने किस भाषा में लिखा? ये भी प्रश्न बनते हैं कि इस पुस्तक को नेहरू जी ने किस भाषा में लिखा? तो पहले अंग्रेजी में लिखा था मित्रों, तो अंग्रेजी होगा, और बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ। भारत की खोज पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई? भारत की खोज पुस्तक के रूप में 1946 में प्रकाशित हुई। मित्रों, मैं बता दूं कि भारत की खोज पुस्तक पंडित नेहरू जी ने लिखा था। वह कब लिखा था? 1944 में लिखा था, तो प्रकाशन होने में समय लगा, तो राइट आंसर होगा 1946 ईस्वी। प्रश्न संख्या 15, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा इस उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। और इनके और भी उपन्यास हैं, दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, यह भी एक उपन्यास ही है, आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। प्रश्न संख्या 16, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी और यह एक काव्य कृति है, साथ साथ प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, भगति भगत भगवंत गुरु, नाम रूप बपु एक, इसके पद वंदन किए, नास विधन अनेक, यह भावना किस भक्त के द्वारा लिखी गई है?
मित्रों, यह भावना जो है वह भक्तमाल जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 18 की तरफ। कोई भी लेखक स्वयं अपना जीवन वृत्तांत, अपने अनुभव और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए पाठकों को अपना सहचिंतक बनाने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कोई भी लेखक स्वयं अपना जीवन वृत्तांत, अपने अनुभव और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्तर होगा कि उसे आत्मकथा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19। श्रोताओं और पाठकों के मनोरंजन के निमित्त लिखा गया कल्पित वृत्तांत क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, श्रोताओं के मनोरंजन के लिए हम कल्पित वृत्तांत लिखते हैं तो क्या कहा जाता है? उत्तर होगा उपन्यास कहलाता है। उपन्यास, मित्रों, उपन्यास का अर्थ क्या होता है? उपन्यास का शब्द का अर्थ होता है भली भांति निकट रखना। चूंकि इस कल्पित वृत्तांत के माध्यम से उपन्यासकार श्रोताओं और पाठकों को बांध के रखते हैं और अपने निकट रखते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्राचीन भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक में कितने तत्व होते हैं? प्राचीन भारतीय आचार्य जो थे वह नाटक में कितने तत्व की चर्चा किए हैं? उत्तर होगा 3 तत्व। पहला है वस्तु, दूसरा नायक और तीसरा रस। तो 3 तत्व हुए। प्रश्न संख्या 21। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि कवि नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कौन सी है? तो कवि नागार्जुन की पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी। प्रश्न संख्या 22। कबीरदास की भाषा क्या थी? उत्तर होगा सधुक्री। कबीरदास ने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। कबीरदास जी की रचनाओं में अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली इत्यादि। इन्हीं कारणों से इनकी भाषा को साधुकरी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि कबीरदास की भाषा क्या थी, तो ऑप्शन में आपका साधुकरी भी हो सकता है और पंचमेल खिचड़ी भी हो सकता है, क्योंकि यह 5 भाषाओं को मिलाकर के पंचमेल खिचड़ी नाम दिया जा रहा है। तो आपका सही आंसर दोनों होगा, साधुकरी भी होगा और पंचमेल खिचड़ी भी होगा। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 23। देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है? तो देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित जो कहानी है उसका नाम है सिक्का बदल गया। और यह कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यह सिक्का जो बदल गया है कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह कहानी कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है और यह देश के बंटवारे पर आधारित है। प्रश्न संख्या 24। छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय झरना को दिया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनते हैं कि झरना जो है इसके कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है और उनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी। प्रश्न संख्या 25। नवजागरण को किसका समर्थक पत्र माना जाता है? तो नवजागरण को मित्रों छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा छायावाद का घोर समर्थक पत्र। प्रश्न संख्या 26। निराला अपने प्रिय कवि किसे मानते थे? निराला जी अपने प्रिय कवि तुलसीदास जी को मानते थे। उत्तर होगा कवि तुलसीदास जी को। प्रश्न संख्या 27। साहित्य शब्द मूलतः किस शब्द से रचित है? तो साहित्य शब्द सहित शब्द से रचित है। प्रश्न संख्या 28। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? तो अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित तार सप्तक में 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तार
4 सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया है। इसी क्रम में अज्ञे ने दूसरा सप्तक तथा तीसरा सप्तक प्रकाशित किया। बाद में नामवर सिंह ने चौथा सप्तक भी प्रकाशित कर दिया। तो 4 सप्तक प्रकाशित हुए। सबसे लास्ट में नामवर सिंह ने किया है और सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 में प्रकाशन किया गया। उसके बाद अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक प्रकाशित किया। तो कुल मिला के 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 29, राहों का अन्वेषण की बात किसमें की गई है? तो राहों का अन्वेषण की चर्चा मित्रों कहाँ की गई है? तार सप्तक में की गई है। तो आपका सही जवाब होगा तार सप्तक। प्रश्न संख्या 30, हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ऐसी महान विभूति का जन्म 9 सितंबर 1950 को हुआ था और 1850 को हुआ था। सॉरी मित्रों, हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है और यही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के जनक हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1850 को हुआ था और डेट था 9 सितंबर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।